ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार आकार से लेकर बहुत कुछ वीडियो बना लिए हैं और इसी चरण में हम राजस्थान के वन्यजीव और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में प्रारंभ किया था। और प्राकृतिक वनस्पति में हमने कल पूर्व की क्लासों में हमने मरुस्थलीय वन, जिसे दो भागों में शुष्क वन व अर्धशुष्क वन तथा आगे पर्णपाती वन के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे और आज हम इसी श्रृंखला में इसके साथ में ही वन रिपोर्ट 2019 16वीं वनगणना के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो मुख्य तथ्य उनके बारे में अध्ययन करेंगे 16वीं वन रिपोर्ट के बारे में। तो पहले हम दो जो हमारे रह गया है हमारा उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमने जहां से खत्म किया था, हमने लास्ट में एंड में हम जो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे। प्राकृतिक वनस्पति में हमने पढ़ा था राज्य की पश्चिम जो मरुस्थलीय वनस्पति के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हम अध्ययन कर रहे थे राज्य में अरावली राज्य के अरावली में के पूर्व वाले जिलों में पाई जाने वाली वनस्पति जो कैसी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या जिसको कहते हैं धोक वन, जो राज्य के वनों का 58.11% भाग रखती है, सर्वाधिक भाग रखती है। इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है तो राज्य के सर्वाधिक भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जो अरावली, ये हमारी क्या है राज्य की अरावली, और अरावली के समानांतर इन पूर्वी जिलों में इन जिलों में पाई जाती है, राजसमंद से प्रारंभ होकर इस पूरे भाग में। दक्षिणी में दक्षिण पूर्वी को छोड़कर शेष के मध्य वाले पूरे राजस्थान में यह वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति है यह? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो बसंत काल आते आते अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ग्रीष्म काल के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। यह वन या ऐसे कहते हैं धोक वन। और राज्य के कुल वनों का कितने प्रतिशत रखते हैं? 58.11% भाग रखते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक है अरावली व पूर्वी जिलों में। यहाँ पर धोक वृक्ष क्या है? बहुलता पाई जाती है। धोक वृक्ष क्या पाई जाती है? बहुलता पाई जाती है। यहाँ पर एक मुख्य वृक्ष कौन सा है? प्लाश है, कल हमने इसको देखा भी था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और इसे क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला। प्लाश को क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला, या इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, तो जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का संबंध किससे है? प्लाश से है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ढाक कहा जाता है। स्थानीय भाषा में ढाक कहा जाता है प्लाश को। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि सभी वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तब इस पर क्या आते हैं? फूल आते हैं। मुख्य रूप से लाल रंग का फूल आता है, लेकिन कहीं कहीं पर दुर्लभ रूप से पीले रंग के भी फूल आते हैं। तो लाल और पीले रंग के फूल आते हैं और दूर से ऐसा दिखता है जैसे जंगल में क्या लगी हुई? आग लगी हुई। इसलिए इसे जंगल की ज्वाला या इसे क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? राज्य के वनों में सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाया जाता है वो कौन सा है? धोक। और धोक वृक्षों की बहुलता या धोक वन की बहुलता कहाँ मिलती है? सर्वाधिक किस अभयारण्य में मिलती है? केला देवी करौली। तो जिला पूछा जाए तो करौली, और वन्य जीव अभयारण्य पूछा जाए तो केला देवी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। प्लास वृक्ष की बात करें, स्पेशल प्लास वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है राजसमंद जिले में, जबकि धोक वन या धोकरा वृक्ष सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? करौली में या केला देवी करौली में। और प्लास वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? राजसमंद जिले में मिलते हैं। यहीं पर कुछ घासें पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य घास है एचा। इसमें साइबेरियन पक्षी पसकर क्या होते हैं? मर जाते हैं। ये कहां पर है? भरतपुर में। और कौन सा अभयारण्य है? हम अभी पढ़ेंगे भी सही। केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय अभयारण्य है। इस अभयारण्य में जो साइबेरियन पक्षी वगैरह आते हैं ये फंसकर मर जाते हैं। कौन सी घास में? एचा घास में। नेक्स्ट घास की बात करते हैं। यहाँ पर घास है, इंपॉर्टेंट घास है खसखस। खसखस घास है, एक घास है जो दो रूपों में प्रयोग में आती है। एक तो इससे इत्र बनाया जाता है, कूलर वगैरह में जो परफ्यूम आता है खसखस का, वो इस घास से बनाया जाता है, इत्र बनाने में काम आता है। दूसरा ठंडाई में यानी कि पेय पदार्थ में इसका प्रयोग होता है।
पेय पदार्थ में इसका प्रयोग होता है, ठंडाई वगैरह में इसे डाला जाता है। इसके लिए जिले पूछे जाते हैं खसखस घास के लिए। यहाँ पर मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है खसखस घास सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर है जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, टोंक। टोंक जिला भी महत्वपूर्ण है। भरतपुर, धौलपुर, टोंक जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है कौन सी घास? खसखस। प्रयोग क्या है? इत्र और पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट घास है इस क्षेत्र की, नेक्स्ट मोंथा। एक घास इसी भरतपुर में एक घास पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मोंथा घास। इस क्षेत्र की ये मुख्य क्या है? घासें हैं। इस क्षेत्र में यहाँ पर शेखावटी बेसिन में हमने कल पढ़ा था, घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। तो घास के मैदानों को कहा जाता है बीड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र की मुख्य घासें और इस क्षेत्र के मुख्य वृक्ष के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जहां पर वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र में एक वनस्पति याद रखनी तुम्हें, जो कल हमने वनस्पतियों के विशेष प्रकार पढ़े थे, उसमें से इंपॉर्टेंट वनस्पति है आधिपादप। एग्जाम में पूछ ले आपको आधिपादप। आधिपादप इसको कहते हैं एयर प्लांट। इनसे आपको पता चल जाएगा कौन से प्लांट हैं? एयर प्लांट। एयर प्लांट यानी कि जो किसी अन्य वनस्पति पर उगते हों, ऐसे वनस्पति को क्या कहते हैं? आधिपादप कहते हैं। तो आधिपादप का संबंध आपसे पूछ ले, जैसे हमने पढ़ा था मरुद्भिद पढ़ा था हमने, या जीरोफाइट वनस्पति पढ़ी थी हमने, शैलोद्भिद वनस्पति पढ़ी थी हमने। शैलोद्भिद के बाद में हमने इससे पूर्व वाले में लवणोद्भिद पढ़ी थी, तो लवणोद्भिद, शैलोद्भिद, इस प्रकार के प्रश्न आए। तो आधिपादप वनस्पति का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? एयर प्लांट से है। एयर प्लांट यानी कि किसी अन्य वनस्पति पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? आधिपादप या एयर प्लांट कहते हैं। और सर्वाधिक अलवर जिले में, यह सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती हैं? अलवर जिले में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक वनस्पति है जो एयर प्लांट के रूप में जानी जाती है। इस वनस्पति का नाम है स्कॉटलैंड रेड फ्लावर। स्पेशल आपसे कभी बड़े एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो इसकी वनस्पति का नाम भी पूछ लिया आपको, स्कॉटलैंड रेड फ्लावर। हमने कल देखे थे, वापस एक साथ ले लेते हैं। ये वनस्पति अभी हमारे पास पूछी गई थी जीरोफाइट वनस्पति के रूप में लाइब्रेरी में। यहाँ तीन अभी वापस एक साथ देख लेते हैं हम इन वनस्पति के बारे में। कौन कौन सी वनस्पति पढ़ी थी हमने? सबसे पहले पढ़ी थी मरुद्भिद। मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद, जो सबसे ज्यादा शुष्कता को सहन करती है, ऐसा भी पूछ ले तो मरुद्भिद वनस्पति। और मरुस्थलीय वनस्पति को हमने क्या कहा था? जीरोफाइट। तो ये मरुस्थलीय जिलों में पाई जाती है, शुष्कता को अधिक सहन करती है। नेक्स्ट देखा था हमने शैलोद्भिद, और हमने कहा था ये चट्टानों पर पाई जाने वाली। और हमने यहाँ पर पढ़ा था जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिले के कौन सा वृक्ष? जाल वृक्ष। एग्जाम में और डीप पूछ ले आपको। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर लवणोद्भिद, लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली को क्या कहते हैं? लवणोद्भिद। यहाँ पर हमने पढ़ा था लुनी बेसिन, और लुनी बेसिन के साथ साथ में सांभर के आसपास, सांभर झील के आसपास। तो यहाँ पर तीन तरह के, यहाँ से कहीं प्रश्न पूछा जाए आपको, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा गया आपको, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, मरुद्भिद, जीरोफाइट, शैलोद्भिद, लवणोद्भिद और आधिपादप। आधिपादप यानी कि एयर प्लांट, जो किसी वनस्पति के सहारे उस पर पाए जाते हैं, उस पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल वगैरह है, तो ये एयर प्लांट कहा जाता है। और किस जिले में सर्वाधिक? अलवर में। और अलवर में पूरा स्कॉटलैंड रेड फ्लावर, इसका संबंध किससे है? अलवर जिले से। तो इस प्रकार हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या धोक वन के बारे में अध्ययन किया। आगे हम देखते हैं अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन। राज्य के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी जिलों में, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले लें, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन। यह राज्य के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल वनों का 28.38% भाग रखते हैं। हमने प्रारंभ में जब मैप बनाया था तो देखा था ये कितने भाग पर है? वनों का कितना भाग रखते हैं? 28.38% भाग रखते हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिणी जिलों और दक्षिण पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन से वन?
अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन, ये कहां पर पाए जाते हैं? 80 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में, मुख्य रूप से दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में यानी कि कहीं बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं, डूंगरपुर में पाए जाते हैं, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा बाराबंदी झालावाड़ में ये वन पाया जाता है। कौन सा वन? अर्धसदाबहार पर्णपाती वन। यह राज्य के कुल वनों का कितना है? 28.38% भाग रखता है। प्राकृतिक वनों में 28.38% भाग रखता है, जहां पर सालर, नीम, शीशम, सागवान जैसे मुख्य वृक्ष। इसी का एक भाग है, इसी का भाग है जिसमें हम कहते हैं सागवान वन क्षेत्र। सागवान वन क्षेत्र, और सागवान वन क्षेत्र राज्य के कुल वनों का कितना रखता है? 6.86% रखता है। और ये मुख्य रूप से कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में यदि बात करें तो कहां पर? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहां पर मुख्य वृक्ष कौन सा है? सागवान। यहां का मुख्य वृक्ष सागवान, नीम, आम, महुआ, और घासों में मुख्य रूप से कौन है? बांस। एक एक की इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है तेंदू। तो ये हमारा मुख्य रूप से कौन सा वन क्षेत्र है? सागवान वन क्षेत्र है। सागवान के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो ऐसा आया तो कौन सा क्षेत्र है सागवान के लिए? दक्षिणी राजस्थान। और जिले आए कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगर सागवान के लिए उपयुक्त क्षेत्र पूछा जाए। नेक्स्ट पूछा जाए आम के लिए, भी हम जानते हैं सर्वाधिक जो आम की किस्में हैं वो किस जिले में पाई जाती हैं? बांसवाड़ा में। गत वर्ष इसी गर्मी में यहाँ पर क्या लगा था? आम मेला लगा था, तो यही आम सर्वाधिक यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं महुआ की। यह आदिवासियों का कल्प वृक्ष। कौन सा? महुआ। मधु का इंडिका ये है महुआ। और ये क्या है? महुआ क्या है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग आती है, घरों में भी इसकी ईंधन, फर्नीचर के रूप में भी गांव में इसमें काम लेते हैं। इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसका फल फूल दोनों ही लाभदायक है। फूल से क्या बनाई जाती है? शराब। यदि कभी घुमा फिरा कर पूछ ले, जबकि फल से क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। इस तेल का उपयोग यहाँ स्थानीय लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं, और मुख्यतः ये किस उद्योग के लिए जाता है? साबुन उद्योग के लिए काम में जाता है। तो तेल, इस फल को स्थानीय भाषा में डोलमा कहा जाता है। फल को क्या कहा जाता है? डोलमा कहा जाता है। इसके तेल है वो साबुन उद्योग व खाने के काम में भी लेते हैं स्थानीय लोग, जबकि फूल से क्या बनाई जाती है? शराब। तो फल और फूल ध्यान रखना है। फल से तेल प्राप्त होता है, जबकि फूल से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो महुआ यहाँ का आर्थिक वृक्ष स्थानीय लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं तेंदू की। तेंदू ये भी इंपॉर्टेंट वृक्ष है इस क्षेत्र का। तेंदू, इसका पत्ता है वो बीड़ी उद्योग के लिए। पत्ता किस काम आता है? बीड़ी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी बीड़ी उद्योग को 1974 में क्या कर दिया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बीड़ी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण जो इसका पत्ता काम आता है, किसका? तेंदू का। तेंदू को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टिमरू। इसके फल को भी क्या कहा जाता है? टिमरू। इसके फल को भी टिमरू कहा जाता है। इस वृक्ष को भी स्थानीय भाषा में टिमरू कहा जाता है। इसे आदिवासियों का चीकू कहा जाता है। आदिवासियों को क्या कहा जाता है? चीकू कहा जाता है। इस वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो काली होती है। इस वृक्ष की लकड़ी कैसी होती है? काली होती है तेंदू की। इस प्रकार तेंदू को टिमरू कहा जाता है। इसके पत्तल वगैरह भी बनाए जाते हैं इसके, और इसका जो पत्ता है वो बीड़ी उद्योग में भी काम आता है। और 1974 में इसको क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके फल को भी क्या कहा जाता है? टिमरू कहा जाता है। लकड़ी कैसी होती? काली होती। नेक्स्ट है बांस। यह बांस एक घास है। आपसे पूछ लें निम्न में से कौन सी घास है? तो यहाँ पर बांस किसमें आती है? घास है जो विश्व की सबसे लंबी घास है। लेकिन आपसे पूछा जाए रामबांस, केवड़ा बांस कहां पर पाए जाते हैं? यदि ऐसा डीप प्रश्न दे दिया किसी आरएस प्री वगैरह में, तो आपको ध्यान रखना है ये माउंट आबू सिरोही में। अगर नाम दे रखे हैं तो बांस तो सर्वाधिक कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। लेकिन आपसे पूछ लिया गया राम बांस और केवड़ा बांस, तो इसका संबंध किससे है? माउंट आबू सिरोही से है। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, हमने देखा था तेंदू हो गया हमारे पास, सागवान हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया। लगभग यहाँ पर सभी वृक्ष हमने पढ़ लिए। देखिए हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो
महुआ पाया जाता है। यदि महुआ के बारे में किसी अभयारण्य का नाम आए तो कौन सा अभयारण्य होगा? सीता माता अभयारण्य होगा। अगर महुआ के बारे में किसी अभयारण्य से जोड़कर पूछ लिया तो महुआ किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा है? तो दक्षिणी राजस्थान इन 3 जिलों में मुख्य रूप से अभयारण्य कौन सा है? जब हम पढ़ेंगे तो सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ में। यही महुआ के फल हैं, वो सबसे ज्यादा कौन सी गिलहरी खाती है? उड़न गिलहरी। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है महुआ के फल वृक्ष में। इसके अलावा दूसरा है फुलवारी की नाल में भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो महुआ के वृक्ष सर्वाधिक किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता अभयारण्य में पाए जाते हैं। उसके बाद कहां पर? फुलवारी की नाल उदयपुर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में एक और वृक्ष है जो आधुनिक रूप से इसको उगाया जाता है, अर्जुन वृक्ष। तो अर्जुन वृक्ष के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो वही दक्षिणी राजस्थान। सागवान और अर्जुन वृक्ष के लिए कौन सा उपयुक्त क्षेत्र है? दक्षिणी राजस्थान। रेशम उत्पादन के लिए टसर पद्धति द्वारा कृत्रिम रूप से रेशम उत्पादन का कार्य किस वृक्ष के सहयोग से होता है? तो अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिण राजस्थान में देखें तो हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, प्रश्न आपका जवाब होगा। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य चीजें पढ़ ली। एक अंतिम हमारे पास भाग है जो कौन सा है? सदाबहार वनस्पति। तो हम आगे देखते हैं सदाबहार वनस्पति के बारे में। सदाबहार वनस्पति राज्य के मात्र 0.39% भाग पर फैली हुई। मात्र 0.39% भाग पर फैली हुई हमने देखा था कल। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 126 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। 124 से 126 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। मात्र कुल वनस्पति का कितना रखता है? 0.39% रखता है। जहां पर सदाबहार वनस्पति मिलती है क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है और वर्षा भी हमने देखी थी 150 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर सालर, शीशम, सागवान, नीम सभी तरह के वृक्ष मिलते हैं। बरगद, पीपल, सभी प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। एक यहाँ पर जहरीली घास मिलती है जिसे कहते हैं कारा। यहाँ पर जहरीली घास मिलती है जिसका नाम क्या है? कारा। तो हम पहले एक बार लिख लेता हूं मैं। माउंट आबू सदाबहार वनस्पति। सदाबहार वनस्पति कहां पर? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में कुल वनों का मात्र कितना? 0.39%। कुल वनों का लगभग 124 से 126 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सबसे कम भाग पर फैली हुई है और सबसे कम वन क्षेत्र रखती है। यहाँ पर सालर, शीशम, सागवान, बरगद सभी प्रकार की वनस्पति मिलती है और ज्यादातर वर्ष भर कैसी रहती है? हरी भरी रहती है क्योंकि एक ऊंचाई पर स्थित है, तापमान कम होता है। दूसरा यहाँ पर आर्द्रता सर्वाधिक होती है। यहाँ की मुख्य वनस्पति की बात करें तो एक तो है कारा। ये क्या है? जहरीली घास है। जहरीली घास, कारा। उसके अलावा देखते हैं हम इस क्षेत्र में एकमात्र वनस्पति जो यही मिलती है, टिकिल पटेरा आबूनस। यह विश्व में एकमात्र कहां पर मिलती है? माउंट आबू में मिलने वाली वनस्पति है जिसका नाम है टिकिल पटेरा आबूनस। और अभी हमने देखा था ऊपर ही रामबास व केवड़ाबास। रामबास व केवड़ाबास भी कहां पर मिलते हैं? माउंट आबू में मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने इस मात्र 0.39 के बारे में चर्चा की। यहाँ पर आगे हम देखेंगे, यहाँ पर जब वन्य जीव अभयारण्य में पढ़ेंगे तो जंगली मुर्गे वगैरह पाए जाते हैं पढ़ेंगे। तो ये इस क्षेत्र की वनस्पति की व्याख्या की। सदाबहार वनस्पति राज्य का मात्र वनों का 0.39% भाग रखती है। इस श्रृंखला में कुछ घासें हैं, इनको देख लेते हैं। हमने सब घासें एक साथ देख लेते हैं। हमने पढ़ी थी अंजन, राजस्थान की मुख्य रूप से घासें। अंजन जो कुछ रहेगी गई, अंजन, करण, धामण, सेवण, माचिया साइप्रस या मोचिया साइप्रस, एचा, खसखस, एचा, खसखस, मोंथा, बांस, कारा, एक है कांग्रेस घास। ये कांग्रेस घास क्या है? अमेरिका से
ये खरपतवार है, एक तरह का खरपतवार है जो एलर्जी का मुख्य साधन है। राज्य में सबसे ज्यादा कांग्रेस घास से जो प्रभावित जिला है वो कौन है? जयपुर है। कांग्रेस घास से प्रभावित जिला कौन सा है? जयपुर है। यह अमेरिका से आए हुए जो हाइब्रिड बीज थे उनके साथ राज्य में आई थी। तो ये कांग्रेस घास एलर्जी करती है और खरपतवार है, ये सबसे बड़ी किसान के लिए बहुत ही समस्याग्रस्त खरपतवार है जो किसी भी दवाई से लगभग नहीं समाप्त होता है और ये एलर्जी करता है। और सर्वाधिक से प्रभावित जिला कौन सा है? जयपुर है। तो इस प्रकार हमने मुख्य घासों के बारे में चर्चा की। एक साथ हमने घासों देख लिया। एक हमारे राजस्थान में डाब या दाब, इस घास का प्रयोग सूतक के समय घर में रखी जाती है। सूतक के समय घर में रखी जाती है। कौन सी घास है? सब पूछ ले तो दाब या दाब है। एक और घास है, इस घास का नाम है कट्टू घास। ये कट्टू घास भी कहां पर है? भरतपुर में है और जो साइबेरियन पक्षी आते हैं वो इसे खाते हैं, कट्टू घास। तो इस प्रकार ये राज्य की मुख्य रूप से क्या है? घासों के नाम। अंजन, करण, धामण, सेवण, माचिया, साइप्रस, नपराता, ताल, छापर, चूरू में कोमल घास है। एचा, खसखस, मोंता, बांस, तारा, कांग्रेस घास, दाब या डाब और कुट्टू, ये मुख्य रूप से राज्य की क्या है? घासें हैं। आगे हम इसी में चर्चा करते हुए अब हम पढ़ेंगे 16वीं वन रिपोर्ट। महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो करंट का टॉपिक है। 31 अक्टूबर 2019 को जारी हुए आंकड़े, पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जो आंकड़े हैं उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आने वाले आगामी परीक्षाओं में।